हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें आपने सेक्शन 15 पढ़ लिया, कई सारे रूल्स पढ़ लिए। अब दो रूल्स और पढ़ने हैं और ये टॉपिक आपके लिए फिनिश हो जाएगा। आज पढ़ने जा रहे हैं एक रूल, प्योर एजेंट का। अब ये प्योर एजेंट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आप सब लोग सीएस कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप सीएस बन जाएंगे। अब सीएस बनने के बाद मान लो कोई बंदा आपके पास आया, उसने आपसे कहा कि सर, हमें अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है। उसको आपसे सर्विसेज चाहिए अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। आपने कहा ठीक है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कुछ हम कर देंगे, हमारी फीस है 10,000। जो भी आपने अपनी फीस बताई, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया 10,000 रुपए आपकी फीस है प्लस जीएसटी। उसने कहा सर एक काम और कर दीजिएगा, आप जब इसको रजिस्टर करेंगे तो जो आरओसी वगैरह में चार्जेस देने पड़ते हैं ना, वो भी आप पे कर दीजिएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। जितने भी लगे एक्चुअल चार्जेस आप हमसे रिम्बर्स कर लीजिएगा। आपने कहा ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने ऐसा ही किया, नाम वगैरह रजिस्टर करने के लिए जो भी चार्जेस होते हैं आपने वो उसके बिहाफ पे कर दिए। अब आपने बिल रेज किया, बिल में आप जो अपना सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा जोड़ा, वैल्यू ऑफ सर्विस जो आप दे रहे हैं कंपनी रजिस्टर करने की, लेट्स से 10,000 रुपीज। एड जो एक्चुअल चार्जेस आपने उसके बिहाफ पे किए थे आरओसी वगैरह में जो दिए, वो आपने बिल में ऐड करे। फिर अब आप जीएसटी लगाने जा रहे हैं और आप बड़ा कंफ्यूज हैं कि हम जीएसटी लगाएं तो किस पोर्शन पे लगाएं। क्या हम जीएसटी 10,000 प्लस उसके बिहाफ पे हमने जो खर्चा किया, मान लीजिए हमने उसके बिहाफ पे 2,000 रुपए की फीस सबमिट करी, तो क्या हम 12,000 पे जीएसटी लगाएं कि हम 10,000 पे जीएसटी लगाएं। तो लॉ मेकर कहता है कि सर, ऐसे में आप जो है, आप हैं प्योर एजेंट। हमने कहा मतलब हम एजेंट एजेंट नहीं, हम सीएस है भैया, दलाल नहीं है। कह रहे नहीं सर, प्योर एजेंट का मतलब यह होता है कि आपने उसके बिहाफ पे कुछ अमाउंट पे किया है, इन एडिशन टू योर सर्विस। जो आप काम करते हैं वो तो आपने किया ही, उसके बिहाफ पे कुछ पे कर दिया और उससे एक्चुअल अमाउंट रिम्बर्स ले रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट जितना हुआ उतना ले रहे हैं। ऐसे में सर, जितना आप एक्चुअल अमाउंट उससे ले रहे हैं वो आपके वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, यानी एक्सक्लूड होगा। दैट मीन्स बधाई हो, आपको जो जीएसटी लगाना है वो केवल 10,000 रुपीज पे लगाना है, पूरे पे नहीं लगाना। शर्त यह है कि इनवॉइस में आप उसको अलग से दिखाएं और जितना खर्चा हुआ था उतना ही लें, अपना कमीशन बीच में ना जोड़ दे। जैसे एक और चटपटा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बोरिंग था ना, अब बढ़िया चटपटा एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ, कृष्णा है ना, कृष्णा, इनकी शादी थी। अब इनकी शादी में सजे धजे बैठे हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, मंडप पे बैठे हुए हैं, फेरों का समय होने वाला है। और अचानक से इनको ध्यान आया कि लड़की वालों की डिमांड थी 11 किलो मोतीचूर के लड्डू। लड़की वालों ने इनसे दहेज मांग रखा था, दहेज में मांगे थे 11 किलो मोतीचूर के लड्डू। लड़की के पिताजी ने साफ साफ कह रखा था जब तक फेरों पे हमें 11 किलो लड्डू नहीं मिलेंगे फेरे नहीं होंगे। अब जब ये मंडप में बैठे हैं, इनको अचानक से ध्यान आया, करे हम लड्डू लाना तो भूल गए। अच्छा, अब दूल्हा उठ के जाएगा, शेरवानी पहने हैं, बढ़िया सजे धजे बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, फिल्मों में होता है, असलियत में तो नहीं अच्छा लगेगा। इन्होंने क्या किया, एक फ्लावर डेकोरेशन वाला था, सजावट वजावट होती ना, इन्होंने उस बंदे को बुलाया, बउआ इधर आओ। वो बउआ आया इनके पास कि जी भैया जी। जानते थे, थोड़ा जान पहचाने, काफी टाइम से ये और भी चीजों में सजावाते थे, सजावट कर काम करवाते थे।
इन्होंने उनसे पूछा, बउआ से, उसका नाम बउआ था, बउआ से पूछा कि बउआ मेरा एक काम कर दोगे? उसने कहा बोलिए भैया जी। भैया जी स्माइल। भैया जी ने कहा एक काम बस छोटा सा ये है कि सो एंड सो शॉप चले जाओ, है ना, मिठास, हल्दीराम, हुसैन, बनारसी, जहां भी ये चाहते हो वहां चले जाओ और वहां से 11 किलो लड्डू ले आओ। जो पैसे लगेंगे वो हम तुमको बाद में दे देंगे। उसने कहा अरे भैया जी पता है, परेशान ना होइए, आप बैठिए, आप शादी एंजॉय करिए अपनी, हम जा रहे हैं और लड्डू लेके आ रहे हैं। वो गया, उतनी देर में लड़की और उसके पिताजी आ गए। ये लड्डू कहाँ है? कृष्णा ने कहा बस लड्डू गाड़ी पे रखे, आ ही रहे। और वो बउआ तुरंत 11 किलो लड्डू लाके ले आया, रख दिया। इज्जत बच गई इनकी, शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद वो जो बउआ है फ्लावर डेकोरेशन वाला अपना बिल रेस कर रहा है। अब बिल में वो अपने पैसे तो लिख ही रहा है जो भी तय हुए थे इनके साथ, कि लेट से वो फ्लावर डेकोरेशन के 1 लाख रुपए लेगा, 1 लाख तो लिख ही रहा है। और मान लेते हैं 11 किलो लड्डू 11,000 रुपए के आए, बढ़िया वाले मेवे वाले मंगवाए थे इन्होंने, है ना, 11,000 रुपए के आए। तो बिल में वो लिख रहा है कि 11,000 रुपए के लड्डू लाए। अब वो सवाल ये है उसका कि सर हम जीएसटी 1 लाख पे लगाएं कि 1,11,000 पे लगाएं? तो लॉ मेकर कह रहा है कि सर अगर लड्डू आप इनके कहने पे इनके बिहाफ पे लाए हो और आप उतना ही पैसा चार्ज कर रहे हो जितना आप पे करके आए हो, ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे। अगर बउआ थोड़ा ज्यादा समझदार होता तो हो सकता है वो 11,000 की जगह 12,000, 13,000 कुछ ऐसा चार्ज करता। अगर ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उस पोर्शन पे भी जीएसटी लगेगा, फिर तुम प्योर एजेंट नहीं बचे। तो बउआ उतना ही चार्ज कर रहा है जितने का वो लाया, और बउआ अपने लिए नहीं लाया था, उसको खुद तो डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि तुम्हारे लिए जहर बराबर है। वो इनके लिए लाया था। खरीदते समय भी वो अपने लिए नहीं खरीद रहा था, किसके लिए खरीद रहा था? इनके लिए खरीद रहा था, भैया जी के लिए खरीद रहा था। वो सलमान खान की मूवी थी ना, भैया जी स्माइल, कौन सी मूवी थी वो, फोटो खींचता था? दबंग, दबंग, हाँ, ओड़ ओड़ दबंग, दबंग ही थी। हाँ, तो वैसे ही। अब जरा समझिए हुआ क्या, वो बंदा इनके लिए थोड़े टाइम के लिए बन गया प्योर एजेंट। प्योर एजेंट वो बंदा होता है जो अपने काम के अलावा भी आपको कभी कदाच अगर आपने कहा तो दूसरी सर्विस भी दे देता है। आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं, ऐसा नहीं कि भैया जी ने तुरंत 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिख करके सारी बातें करी थी, है ना, वर्बल भी हो सकता है कि आपके बिहाफ पे वो लेके आएगा और आप एक्चुअल चार्जेस उसको रिम्बर्स कर देंगे, तो उस पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, लॉजिक भी अगर आप समझना चाहें तो लॉजिक ये है कि जब उसने वो लड्डू खरीदे होंगे जिस शॉप से, उस शॉपकीपर ने ऑलरेडी उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया होगा। तो आज अगर ये बउआ भैया जी के ऊपर बिल रेस कर रहा है, शादी के 1-2 महीने बाद भैया जी ने जब थोड़ी फुर्सत हुई, सांस ली, तो भैया वो बिल रेस कर रहा है, अब आज दोबारा अगर जीएसटी लगा देगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, डबल टैक्सेशन। या फिर वो अपने पैसे ले रहा होता कि 11,000 तो भैया जी लड्डू के हो गए, बुरे वक्त में हम आपके काम आए, बुरा वक्त था मतलब बचा लिए इन्होंने, 2,000 उसके, 13,000 हुए, तो फिर 13,000 पे जीएसटी लगता, फिर तुम प्योर एजेंट नहीं हो, तुमने उसके बुरे वक्त का फायदा उठाया, फायदा उठाया तो पूरे पे जीएसटी। और अगर फायदा नहीं उठा रहे, तुम देख रहे हो कि बेचारा वैसे ही परेशान बैठा है, तो लाके दे दो उसको लड्डू। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब पढ़ के देखिएगा, पहले प्योर एजेंट कौन होता है मैं पहले आपको ये पढ़ाऊंगा, फिर ऊपर पढ़ाऊंगा कि उसकी वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो पहले प्योर एजेंट पढ़ लेते हैं सर। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन हु, क्या क्या बातें पूरी करे सर, इतनी सारी बातें? हाँ बेटा, चारों बातें पूरी करेगा तो प्योर एजेंट होगा। पहली बात, enters into a contractual agreement
with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or services or both. क्या बोल गया सर, एक बार फिर से बताइए. द एक्सप्रेशन प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन. ये पर्सन किसकी बात हो रही है? वो बउआ की जो एजेंट भाग के गया था कि भैया जी जिसकी शादी है, बउआ की बात हो रही है. कह रहा पर्सन यानी बउआ. बउआ ने क्या किया? हु एंटर्स इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन था? लड्डू किसने मंगवाए थे? हाँ, कृष्णा ने मंगवाए थे. एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. क्या बउआ ने क्या किया? टू एक्ट एज एस प्योर एजेंट, कि हम तुम्हारे प्योर एजेंट की तरह एक्ट करेंगे. जब हम खर्चा करेंगे वो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, तो हम अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं. किसके लिए खरीद रहे हैं? कृष्णा के लिए खरीद. समझ रहे हैं? मान लो बउआ की वाइफ ने उसको लड्डू खरीदते देख लिया, तो बउआ की वाइफ चिल्लाएगी ना, तुम्हें तो डायबिटीज है, 11 को लड्डू खा जाओगे, किसके लिए दे? तो बताएंगे कि हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हम तो भैया जी के लिए ले रहे हैं. समझ में आ रही बात? दूसरी बात, नाइदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. जब वो मंडप में लड़की के पिताजी और लड़की आ गई थी और उन्होंने लड्डू के लिए पूछा, और सामने से बउआ लड्डू लेके आ रहा है, तो कृष्णा ने कहा देखो लड्डू आ गए. अगर उस समय बउआ बोल देता नहीं नहीं ये लड्डू तो मेरे हैं, ये तो मैं लाया हूं, तो फिर वो प्योर एजेंट नहीं है. क्योंकि तुम जो लड्डू खरीद रहे हो, ना तुम्हारी कोई ऐसी मंशा है, ना तुम ऐसा कर रहे हो. क्या टाइटल तुम्हारा नहीं है? टाइटल किसका है? कृष्णा का. समझ रहे हैं? फिर से, नाइदर इंटेंड्स टू होल्ड, ना उसकी ऐसी कोई इंटेंशन है, ना ही होल्ड करता है टाइटल टू द गुड्स, की ये जो लड्डू हैं ये मेरे हैं, ऐसा नहीं है साहब. ये लड्डू तो कृष्णा के हैं, हम तो बस गाड़ी से उनका निकालने का, ठीक है गाड़ी से निकाल के ले आए. और बोथ सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. क्या वो लड्डू खा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा कि जैसे हर एक डिब्बे में से एक एक लाइन गायब कर दी, किसी को क्या ही पता चल रहा है, ऐसा नहीं. does not use, DC point, does not use for his own interest such goods or services so procured. अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर रहा. या वो जो CS वाला एग्जाम्पल दिया, आप उसकी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो जो फीस आप पे कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए थोड़ा ना पे कर रहे हैं, वो तो उसके इंटरेस्ट. उसने बोला आप तो सर्विस दे रहे हो, तो अपनी सर्विस का पैसा लोगे प्लस वो. ठीक है. और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लड्डू के एक्चुअल पैसे ही लेना भाई साहब, ज्यादा मत ले लेना. receives only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account. क्या बोल गए सर? फिर से बताओ. कह रहा है सर लड्डू के उसने उतने ही पैसे लिए, प्लस साथ में केवल वो लड्डू वाला है? नहीं नहीं, इन एडिशन वो अपना काम भी करता है ना. फोटो खींचना, सजावट करना, वो तो करता ही है. तू खींच मेरी फोटो, वो फोटो खींचता है बैठ करके. रिसीव ओनली एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विस इन एडिशन टू द. इन एडिशन का मतलब समझ रहे हैं? अगर वो खुद स्विगी जोमेटो वाला होता तो वो प्योर एजेंट नहीं होता. अगर कृष्णा ने स्विगी कर लिया 11 किलो लड्डू, तो क्या स्विगी वाला प्योर एजेंट बन गया? नहीं साहब, उसका तो काम ही उसी चीज का है. इन एडिशन टू दैट वो कुछ थोड़ी ना दे रहा है. यहां तो क्या है, उसका काम था वो सजावट का, फोटो खींचने का, जो भी काम था, उसके अलावा वो लड्डू दे रहा है. ये एक बहुत जरूरी चीज है. तो चारों बातें पूरी होंगी तो वो बंदा बन जाएगा प्योर एजेंट. पहली बात, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो. दूसरी बात, वो टाइटल होल्ड ना करता हो गुड्स का. तीसरी बात, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए उस गुड्स को यूज ना करे. चौथी बात, केवल उतने ही पैसे ले जितने लिए, प्लस जो अपनी चीजें दी है उसके तो पैसे लेगा ही लेगा, जो अपना खुद का सर्विस हो या गुड्स जो भी सप्लाई वो करता है. अगर ये चारों बातें पूरी होती हैं तो वो प्योर एजेंट है. और अगर वो प्योर एजेंट है तो रूल 33 क्या कहता है, पढ़िएगा. Notwithstanding anything contained in the provision of this chapter, यानी पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई को ओवर रूल कर रहा है रूल 33. वो कह रहा है जो हम कह रहे हैं वही माना जाएगा. हमने कहा तुम जो बोलो वही मान लेंगे. क्या? द एक्सपेंडिचर या खर्चा, कॉस्ट इंकर्ड बाय अ सप्लायर. कौन? वो बउआ की बात कर रहे हैं. एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट आपने बताया कृष्णा. शैल बी एक्सक्लूडेड. इंक्लूडेड नहीं लिखा है, क्या लिखा है?
हाँ मतलब उस पे जीएसटी नहीं लगेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी आप प्योर एजेंट तो हैं। क्यों? क्योंकि हम प्योर एजेंट तो हैं, क्योंकि प्योर एजेंट कौन होता है? जो नीचे हमने पढ़ा। बट हम हटा देंगे, लेकिन अभी भी कुछ कंडीशंस है वो पूरी करो। प्योर एजेंट तो हम हटाने के लिए भी तैयार है। क्या कंडीशन पूरी करो? पहला, सप्लायर एक्ट कर रहा हो, भैया जी वो जो बउआ है वो एक्ट कर रहा हो एज अ प्योर एजेंट ऑफ द भैया जी, when he makes payment to the third party on authorization by such recipient। यानी 11,000 रुपए के लड्डू आ रहे थे, तो बउआ ने भैया जी से पूछ लिया, भैया इतने महंगे लड्डू आ रहे हैं, हमने जीवन में नहीं खाया, आपके लिए खरीद लें? उसने कहा खरीद लो, तो उसने खरीद लिया उसके ऑथराइजेशन पे, या पहले से उसने ऑथराइज करके भेजा हो कि 11,000 के हैं या 1 लाख के हैं, तुम खरीद लाना। समझ पा रहे हैं बात को? पेमेंट मेड बाय प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। मान लो उसने बिल ऐसा काट दिया कि वैल्यू ऑफ सजावट डेकोरेशन प्लस लड्डू इज इक्वल टू 1,11,000, 1,11,000। अलग अलग नहीं दिखाया, 1 लाख उसको अपना लेना था, 11,000 वो लड्डू का लेना था, और बिल में एक साथ लिख दिया 1,11,000। अब पूरे पे जीएसटी लगेगा। आपको करना क्या चाहिए था? अलग अलग दिखाना चाहिए। बिल एक ही रखिए बट उसमें अलग अलग मेंशन तो करिए क्लियरली। तो कह रहे हैं साहब, द पेमेंट मेड बाय प्योर एजेंट on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of service। And तीसरी बात, the supplies procured by the pure agent from the third party, थर्ड पार्टी वो लड्डू की दुकान वाला है ना, प्योर एजेंट जो खरीद के लाया लड्डू की दुकान वाले से, एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। यानी उसके अलावा वो अपना काम तो करता ही करता है, वो उसके इन एडिशन था, इनके बोलने पे वो ले आया। तो कभी अगर ऐसी कोई बात है तो लॉ मेकर कह रहा है कि सर हम आपको प्योर एजेंट अगर आप हैं तो हम वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सर हमें एग्जैक्टली सारी वर्डिंग्स याद रखनी पड़ेगी? नहीं, बस 2-4 बार पढ़ के कंटेंट याद कर लेना कि भैया उतने ही पैसे ले रहा हो, अपना भी काम साथ में करता हो, अपना टाइटल खुद ना होल्ड करता हो, अपने लिए यूज ना करता हो, बस वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे। बस 2-4 बार पढ़ लेना। क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? तो प्योर एजेंट कहीं पे अगर आएगा तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, कर पाएंगे आप? ठीक है। करना क्या है? उस पर जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, अब इधर आओ, अगले कॉन्सेप्ट पे आपको चलते हैं फिर। हाँ, लेने जाने से ले पेमेंट आप पहले से दे दें बाद में, उससे कोई फर्क नहीं, हटा देंगे, वो इंक्लूड नहीं करेंगे, भले पेमेंट इन एडवांस हो या पेमेंट बाद में दे। ठीक है, चलो अब एक और आपके साथ बात करते हैं नॉर्मल। प्योर एजेंट से मैं बाहर आ गया हूं अगले टॉपिक पे। जैसे किसी भी चीज पे जीएसटी लगना हो तो आपको पता है कि आप वैल्यू लिखते हो ऑफ सप्लाई, जो भी हमने सप्लाई किया, मान लो गुड्स या सर्विस, मान लो हमने जो भी सप्लाई किया उसकी वैल्यू है 1,00,000। फिर क्या होता है बेटा, उस पर जीएसटी लगता है। अच्छा, जब मैं जीएसटी बोलता हूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं एक्चुअल में लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी, वो मैं क्लियर कर चुका हूं। जीएसटी कितने परसेंट, जितना भी आप बताओ, 12 मान लें, 12% मान लो, वाला 12% वाले हैं तो 12,000 का जीएसटी लगा, और टोटल वैल्यू आ गई इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी बोलो कितनी आ गई बेटा? 1,12,000। अच्छा, मान लो अगर एग्जाम में आपको वो ये फिगर दे दे 1,00,000 की, देखते जाना इधर स्क्रीन की तरफ, और रेट बता दे 12%, और आपसे कहे जीएसटी बता दो, तो आप बता लोगे ना कितना? 12,000। और अगर टोटल वैल्यू के जीएसटी मिला के बता दो तो 1,12,000। उसमें कौन सी बड़ी बात पूछी उसने? दूसरा केस सुनना ध्यान से। मान लो एग्जाम में उसने आपको जो डेटा दिया वो ये दिया, जो ग्रीन पेन से लिख रहे हैं। एग्जाम में उसने आपसे कहा कि सर सिर्फ सिर्फ इतना डेटा जो ग्रीन पेन से लिखेंगे, कह रहा है सर टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी उसी लाइन के आगे है, एट द रेट 12%, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 12% इज इक्वल टू 1,12,000। मतलब एग्जाम में आपको कह रहा है टोटल वैल्यू जीएसटी मिला करके है 1,12,000, जीएसटी का रेट तो आपको बता दिया, और कह रहा है कैलकुलेट जीएसटी एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिर्फ ग्रीन पेन वाला दे रहा है डेटा,
रेड पेन वाला नहीं, रेड पेन वाला तो हमने आपको दिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन बना, आपको आंसर भी समझ में आ रहा होगा। आंसर क्या आएगा? रेड पेन वाले जो है, मतलब जीएसटी अगर हमें पूछ रहा है तो क्या हम 1,12,000 का 12% निकालें? नहीं नहीं, कितना? 12,000 का जीएसटी आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी 1,00,000 है। सब कुछ हमको पता है क्योंकि रेड पेन से ही मैंने जान के आपके सामने क्वेश्चन बनाया। बट सवाल यह आता है, जब ये ग्रीन पेन वाला दिया होगा और रेड पेन वाला डेटा नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, कैसे आएगा ये? क्योंकि 1,12,000 का अगर कोई बच्चा 12% कराया तो सब खत्म हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। मतलब 12% करके आता है 13,440, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 12% जीएसटी जुड़ा है तो 1,12,000 का 12% थोड़ा जुड़ा होगा। विदाउट जीएसटी वाली जो फिगर होगी उसका 12% जोड़ के 1,12,000 है। तो क्या करें? आंसर भी बताए सर, 12,000 निकालना है जीएसटी, कैसे निकालें इस डेटा को यूज करके जो ग्रीन पेन वाला है? क्या करें? देखो ऐसे में क्या करते हैं, चलो मैं समझाता हूं, आंसर सुनो कैसे करते हैं। ऐसे में जीएसटी निकालने का तरीका यह है कि आप टोटल वैल्यू लीजिए इंक्लूडिंग जीएसटी, उसमें मल्टीप्लाई करिए जीएसटी का रेट और डिवाइड करिए 100 प्लस जीएसटी के रेट से। मतलब सर करके देखते हैं बेटा, टोटल वैल्यू, टीवी ट्रांजैक्शन नहीं, अभी सब लिखवा दूंगा, वैसे लिखा ही है। टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी 1,12,000, जीएसटी का रेट बताओ कितना लिया है? 12 अपॉन 100 प्लस 12 यानी 112, तो 1,12,000 इंटू 12 अपॉन 112, देखो ना कितना आता है, आ गया 12,000। मुबारक हो, मुबारक हो। यानी जब भी आपको जीएसटी निकालना है और आपको ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसमें जीएसटी पहले से जुड़ा है, तो इंटू 12% नहीं करेंगे, इंटू 12 अपॉन 112 करेंगे। सर अगर 18 रेट होता तो इंटू 18 अपॉन 118 होता, 5 रेट होता तो इंटू 5 अपॉन 105 होता। समझ पा रहे हैं? सर सर बेटा बेटा सर, आपने दो चीजें कही हैं, एक जीएसटी एक वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी तो बताओ। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए या तो ये करे, 1,12,000 जीएसटी मिला के फिगर थी, 12,000 हमने निकाली जीएसटी की फिगर, तो दोनों को माइनस कर दे 1,00,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई। या फिर ये भी कर सकते हैं, माइनस ना करने का मन हो तो हम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकल सकती है? हम टोटल वैल्यू पकड़े जीएसटी मिला के 1,12,000 इंटू 100 अपॉन 112, मतलब इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। 1,12,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, इससे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। देखो 1,00,000 आ जाती है। रूल 35 यही बताने की कोशिश करता है। रूल 35 कहता है कि कभी भी अगर आपको वैल्यू दी है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और आपको टैक्स निकालना हो तो क्या करिएगा सर? रेट ऑफ जीएसटी से मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड किससे करिएगा? 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी से। कभी भी अगर आपको वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी हो तो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी। और एक एडिशनल बात मैंने आपको और क्या बता दी, आप भी लिख लो, कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी हो तो क्या करो? वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पकड़ो और उसको बताओ मल्टीप्लाई किससे करो? 100 से, और अपॉन किससे करो? 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी से, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। या फिर आप डिफरेंस भी निकाल सकते थे कि वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में से हम जो टैक्स निकाला है वो निकाल के माइनस कर दे तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ये बात तभी लगेगी जब पहले से जीएसटी जुड़ा हुआ होगा। क्लियर हो गया? अब एक डाउट पूछूं आपसे, आप बता पाओगे? मान लो एग्जाम में आपसे कह रहा है कि हमने कोई से गुड्स परचेज करे हैं जिसपे जीएसटी लग के आया है 12% के हिसाब से। हमने कोई से गुड्स परचेज करे हैं, जीएसटी लग के आया है 12% के हिसाब से, और टोटल वैल्यू जीएसटी मिला करके है 235,200। जीएसटी लग के आया है 12% और जीएसटी मिला के वैल्यू दी है 235,200। आपको बताना है
जीएसटी कितना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 25 इंटू 12/112, 25200 जीएसटी बता रहे। ओके, 25,200। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 2,10,000। निकाल लेंगे एग्जाम में। अगर आईटीसी निकालना होता है तो आईटीसी के लिए जो चीज खरीदी उस पर जो जीएसटी लग के आया उसका आईटीसी मिलता है। तो कई बार परचेज का अमाउंट एग्जाम में दिया होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, कि हमने टोटल जो परचेज करी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट 12% इज इक्वल टू 235,200। टोटल परचेजेस इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू 235,200। तो बताओ आईटीसी कितने का? तो 235,200 का 12% नहीं, अगर जीएसटी जुड़ा है उस पर तो उसका इंटू 12/112। और अगर दे रहा है टोटल परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 2,10,000, टोटल परचेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि जो फिगर उसने दी है उसमें पहले से जीएसटी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इसका एक तरीका है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आप सही बोल रहे हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने मन से कुछ एज्यूम मत कर लेना। ना दिया हो कुछ भी दूर दूर तक तो आपको ये एजम्पशन ले सकते हैं और फिर एक नोट डाल दीजिएगा कि हमने ये एज्यूम किया। लेकिन अगर दिया हुआ है तो आप अपने मन से कोई एजम्पशन नहीं लेंगे। दोनों में फर्क आ जाएगा ना आंसर में, आप समझ पा रहे हैं? ज्यादातर केसेस में दिया होता है सबसे आखिरी में दे देता है ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो मतलब ऊपर वाले फिगर्स में जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है, और इंक्लूडिंग देगा तो जुड़ा हुआ है। तो आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब बताइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई का किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, क्लियर है सभी को? ओके।